यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए अंतिम वार की तैयारी शुरू कर दी है। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से लैस रूस की सेना कीव पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में जुट गई है। रूस के सैनिक कीव के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, यानी किसी भी वक्त कीव पर रूस का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। 19 दिन से रूस की सेना कीव पर कब्जे की कोशिश में जुटी है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक उनके सामने ढाल की तरह खड़े हैं। रूस के इस बड़े हमले का जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना भी अपने सबसे खतरनाक हथियारों के साथ तैयार है, यानी कीव में अब आर पार की जंग शुरू होने वाली है। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या खबर आ रही कीव से? जी किशोर, देखिए 19 दिन हो चुके हैं इस जंग को शुरू हुए और ऐसे में अब लग रहा है कि रूस अपनी पूरी ताकत से जो है कीव को कब्जा करने की जो है पूरी तैयारी कर चुका है। और यही वजह है कि आज जो वीडियो जारी किया गया है रूस की तरफ से, उसमें ये साफ नजर आ रहा है किस तरीके से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है ताबड़तोड़ रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागे जा रहे हैं। और कई सारे ऐसे वीडियो जो है रूस की सेना की तरफ से जारी किए गए, उससे साफ नजर आ रहा है कि वो बहुत बुरी तरीके से जो है अपनी बमबारी जो है उन सारे इलाकों में कर रहा है। और ये भी दावा कर रहा है कि वो जल्द से जल्द जो है बड़े शहरों को, यूक्रेन के बड़े शहरों को कब्जे में ले सकता है। तो कह सकते हैं कि अभी जिस तरीके की स्थितियां बन रही, हालांकि यूक्रेन की सेना की तरफ से पूरी तरीके से उसका पलटवार भी किया जा रहा है। और यूक्रेन की सेना के इसी पलटवार का जवाब देने के लिए रूस की सेना ने घातक हथियारों के साथ राजधानी कीव पर कब्जे के लिए अपने सैनिक रवाना कर दिए, जिसका एक वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया। और इस वीडियो में रूसी सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से कीव की ओर बढ़ती दिखाई दी। टैंक के ऊपर हाथों में राइफल लिए रूसी सैनिक भी बैठे नजर आए। रूस के मुताबिक उसकी सेना का ये काफिला कीव पर पूरब से हमले करने के लिए रवाना हुआ। हालांकि ये वीडियो वहां के किस इलाके का है इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कीव के किले को ध्वस्त करने के लिए रूस की सेना के काफिले के इस वीडियो से साफ है कि अब वो अंतिम वार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच रूस की सेना की एक और तस्वीर सामने आई। ये वीडियो बेलारूस के गोमेल के पास के किसी इलाके का बताया गया। तस्वीरों में एक सड़क के किनारे रूस की सेना का एक लंबा काफिला नजर आया, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और बड़ी संख्या में रूसी सैनिक शामिल दिखाई दिए। उधर यूक्रेन की सेना के जवान भी रूसी सैनिकों से राजधानी कीव को बचाने के लिए मुस्तैदी से डटे हैं। इसके लिए वहां रूस के हमलों का जवाब देने की जोरदार तैयारी की गई, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया। वीडियो में यूक्रेन के सैनिक एक जंगल में तेजी से भागते दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने वहां मोर्चा संभाला और फिर एक के बाद एक कई रॉकेट दाग दिए। वहीं एक दूसरा सैनिक जमीन पर लेटकर दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार दिखा। ये वीडियो जारी करते हुए यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि कीव पर रूसी फौज के किसी भी हमले को उनकी सेना नाकाम कर देगी। इसी तरह की एक तस्वीर में यूक्रेन के सैनिक जंगल में बनाए गए बंकरों के बीच नजर आए। वहां एक सैनिक के हाथ में एंटी टैंक मिसाइल जैवलिन दिखाई दी, यानी वहां बंकरों में छिपकर रूस के टैंकों को निशाना बनाने की भी पूरी तैयारी की गई। क्योंकि अमेरिका से यूक्रेन को मिली जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलें रूस के टैंकों के लिए घातक साबित हो रही हैं। यूक्रेन ने इस मिसाइल की मदद से जंग में कई रूसी टैंकों को ढेर करने का दावा किया, क्योंकि एक ऐसी खतरनाक मिसाइल है जो आसमान में 500 फीट की ऊंचाई तक उड़कर अपने निशाने के ठीक ऊपर पहुंच जाती है और फिर इतनी तेजी से अपने निशाने पर टूटती है कि पल भर में ही उसके परखचे उड़ जाते हैं। ये मिसाइल सेना के टैंकों की छतों पर हमला करती है, जो उनका सबसे कमजोर हिस्सा होता है, और इसी कमजोर कड़ी का फायदा उठाकर जैवलिन टैंकों को ध्वस्त कर देती है। ये मिसाइल इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल होती है। मतलब ये कि ये मिसाइल टारगेट से निकलने वाली गर्मी के जरिए खुद ही उसे ढूंढ लेती और फिर उसे मार गिराती। इस बीच कीव पर रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले भी जारी हैं, इससे जिसे वहां भारी तबाही मची हुई है। रूसी सेना ने बमों और मिसाइलों से कीव के कई इलाकों को फिर निशाना बनाया, जिसकी वजह से कई रिहायशी इमारतें जलकर राख हो गईं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि एक इमारत में आग लगने के बाद उसमें फंसे लोगों को बचाने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से दमकल कर्मी उस इमारत की ऊपरी मंजिल तक पहुंचे और फिर वहां से लोगों को बाहर निकाला। एक बुजुर्ग को स्ट्रेचर पर रखकर राहत और बचाव टीम नीचे उतारती नजर आई। इमारत के अंदर आग लगने और धुआं फैलने की वजह से उन्हें सांस लेने में भारी परेशानी हो रही थी। इसी तरह कई दूसरी इमारतें भी रूसी मिसाइलों से तबाह हो गईं। उनमें लगी आग घंटों तक जलती रही। चारों तरफ मलबे का ढेर दिखाई दिया। इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। उधर रूस ने एयर स्ट्राइक कर यूक्रेन की सेना के हथियारों के एक गोदाम को तबाह कर दिया। यह हवाई हमला कहां किया गया इसका पता तो नहीं चल पाया, लेकिन इसका एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया।
जिसमें रूसी एयरफोर्स का लड़ाकू विमान यूक्रेन की सेना के एक हथियार डिपो को मिसाइल दागकर तबाह करता दिखा। इससे पहले उस लड़ाकू विमान को हमले के लिए तैयार किया गया। सबसे पहले दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त करने के लिए उसमें मिसाइल और बम लगाए गए। इसके फौरन बाद बम बरसाने वाले उस विमान को लेकर रूसी पायलट आसमान में उड़ गया। थोड़ी ही देर में वो यूक्रेन के एक इलाके में मौजूद हथियारों के गोदाम के ऊपर पहुंच गया और फिर एयर स्ट्राइक कर उसे बर्बाद कर दिया। इसी तरह का एक और वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक लड़ाकू विमान यूक्रेन की सेना पर आसमान से कहर ढाता दिखाई दिया। हवाई हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें यूक्रेन की सेना के कई टैंक ध्वस्त नजर आए। यही नहीं, रूस के उस एयरबेस पर कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हमले की अपनी तैयारियों को परखते दिखे, ताकि जमीन पर जंग लड़ रही यूक्रेन की फौज को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। वहीं यूक्रेन में मिसाइल से हमले का वीडियो वहां के एक इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसे रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें साफ दिखा कि एक आदमी सड़क से गुजर रहा था, तभी उससे कुछ ही दूरी पर मिसाइल जाकर गिरी और बीच सड़क पर आग लग गई। अचानक हुए इस हमले को देखकर वो घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ दौड़ पड़ा। सड़क के बीचों बीच हुए इस मिसाइल हमले के बाद वहां भारी मात्रा में धुआं फैल गया, जिस वजह से कुछ दूरी पर मौजूद चीजें दिखनी ही बंद हो गई। इस बीच रूस की एयर स्ट्राइक से थर्राए ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों को चेतावनी दी। उन्होंने दो टूक बोल दिया कि अगर नाटो देशों ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया तो जल्द ही नाटो देशों पर भी रूस की मिसाइलें बरसेंगी, जिनसे वैसी ही तबाही होगी जैसी एक दिन पहले पोलैंड के पास यूक्रेन की पश्चिम सीमा के पास हुई थी। यूक्रेन का कहना है कि रूस की मिसाइलें वहां एक सैन्य प्रशिक्षण अड्डे पर गिरी थी, जिनसे ऐसी तबाही हुई थी कि रूह कांप उठे। रूस के इस हमले से ज़ेलेंस्की भी थर्रा उठे। Там не відбувалось нічого, що могло би загрожувати території Російської Федерації. І всього лише у 20 кілометрах звідти кордони НАТО. यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों को चेतावनी तक दे डाली। Не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію. На територію НАТО. На домівки громадян країн НАТО. यूक्रेन की ये मांग नाटो देश पहले ही ठुकरा चुके हैं, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है रूस से सीधा टकराव। लेकिन ज़ेलेंस्की ने दलील दी कि रूस के हवाई हमलों में आम लोग मारे जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि नाटो देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें, क्योंकि ऐसा हुआ तो यूक्रेन के ऊपर से रूस के लड़ाकू विमान नहीं उड़ पाएंगे और अगर उड़े तो उन्हें मार गिराया जाएगा। नो फ्लाई जोन उस इलाके को कहा जाता है जिसके ऊपर से विमानों के उड़ान भरने पर रोक होती है। आमतौर पर ऐसा सुरक्षा कारणों से किया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि आगरा में ताजमहल के ऊपर नो फ्लाई जोन है, उसके ऊपर से कोई भी विमान नहीं उड़ नहीं सकता। एयर स्पेस बंद होना और नो फ्लाई जोन घोषित करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। एयर स्पेस बंद होने से केवल कमर्शियल फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकती, जबकि नो फ्लाई जोन में कोई भी विमान उड़ान नहीं भर सकता। युद्ध में नो फ्लाई जोन घोषित करना बहुत संवेदनशील मुद्दा बन जाता है, क्योंकि किसी इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित करने वाले देश या संगठन को वहां लड़ाकू विमान भी भेजने पड़ते हैं। नाटो देश इसी वजह से यूक्रेन की बात नहीं मान रहे, क्योंकि ऐसा करने पर वो भी युद्ध का हिस्सा बन जाएंगे। उधर यूक्रेन में लड़ाई तेज करने के लिए रूस ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि अब बेलारूस के सैनिकों को यूक्रेन की जंग में भेजा जाएगा और बेलारूस के सैनिक रूस की सेना की वर्दी में होंगे। मतलब यह कि दिखने में तो रूस की फौज ही मैदान में होगी, लेकिन जंग बेलारूस के सैनिक लड़ रहे होंगे। इससे पहले सीरिया के लड़ाकों को भी यूक्रेन भेजने का प्लान सामने आया था। माना जा रहा है कि यूक्रेन के शहरों में आमने सामने की जंग लड़ने के लिए रूस को ज्यादा सैनिकों की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन रूस के सैनिक यूक्रेन जाने से इनकार कर रहे हैं। इसीलिए खबर है कि रूस ने यूक्रेन में लड़ाई का नया प्लान तैयार किया है। प्लान के तहत यूक्रेन के शहरों पर कब्जे की जंग बेलारूस के सैनिक लड़ेंगे। वहीं रूस ने यूक्रेन के कई टैंक और हथियार अपने कब्जे में ले लिए, जिसका वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें रूस के सैनिकों के पास यूक्रेन के कई टैंक दिखे। उनमें कुछ के ऊपर तो बर्फ गिरी नजर आई और कुछ पर रूस के सैनिक अपने अफसरों के निर्देश पर सवार हो गए। जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक रूसी सैनिक कब्जे में ली गई यूक्रेन की एक तोप पर जेड का निशान बनाता दिखाई दिया। माना जा रहा है कि यूक्रेन में लड़ाई के दौरान रूस की सेना जेड के निशान का ही इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से रूस की फौज ने इन टैंकों और तोपों को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही दुश्मन के कुछ हथियार भी जब्त कर लिए। उधर रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के खार्किव में फिर भारी तबाही हुई, जिससे वहां कई लोग घायल हो गए, जबकि कई इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा।
और वहां हुई ये बमबारी इतनी तेज थी कि हर सेकंड में 15 से 20 धमाकों की आवाज सुनाई दी। इन हवाई हमलों के बाद पूरे इलाके में लगातार तेज रोशनी उठती दिखी। फिर वो इलाका धुएं से भर गया। इसके बाद जब वहां से अंधेरा छटा तो तबाही की पूरी तस्वीर नजर आई। रूसी सेना के हवाई हमलों से खार्किव की कई इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं। वहां जितनी दूर तक नजर दौड़ाई गई वहां मलबा ही मलबा नजर आया। साथ ही सड़क पर कई टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी मिली। इसी मलबे से आग की लपटें भी उठती दिखीं, जिसे दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह बुझाया। जबकि यूक्रेन के सुमी शहर के कई रिहायशी इलाके इस जंग में पूरी तरह बर्बाद हो गए। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर बमबारी की और सबूत के तौर पर उसने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दिखा कि एक के बाद एक कई गोले रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर दागे गए। इस भीषण बमबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा और वहां चारों ओर धुआं फैल गया। आरोप लगा कि रूस ने इस कार्रवाई के जरिए जानबूझकर रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जिसमें 3 लोग मारे गए और कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। वहां के मेयर ने भी इस बात की पुष्टि की और बताया कि रूसी सेना ने रात भर शहर पर ताबड़तोड़ हमले किए। बमबारी के बाद ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर में सुमी शहर के ज्यादातर इलाकों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। इस बीच रूस के सामने जंग के मैदान में पिछले 19 दिन से डटे यूक्रेन ने आसमान में अपनी ताकत को परखा। इसके लिए यूक्रेन की एयरफोर्स ने कई लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास किया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें दुश्मनों पर कहर ढाने वाले यूक्रेन के लड़ाकू विमान आसमान में गरजते दिखाई दिए। इस दौरान आसमान में दुश्मन के विमान को छकाने और उन्हें तबाह करने की ताकत को आजमाया गया। दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने का भी अभ्यास किया गया। वीडियो के दूसरे हिस्से में यूक्रेन की सेना के जवान जमीन से दुश्मन पर प्रहार करने की ताकत को परखते दिखे। रडार की मदद से पहले ठिकाने तय किए गए और फिर उन पर मिसाइलें दागी गईं। इसके अलावा दुश्मन के लड़ाकू विमानों को ढेर करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया गया। यूक्रेन के कुछ सैनिक तो रॉकेट लॉन्चर की मदद से आसमान में उड़ते दुश्मन के बम बरसाने वाले विमानों को टारगेट करने का अभ्यास करते नजर आए। उधर रूस की सेना पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला बोल दिया, जिसका वीडियो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसमें साफ दिखा कि आसमान से रूसी फौज के सैन्य ठिकाने पर निशाना साधा गया, जिसकी वजह से वहां जोरदार धमाका हुआ। धमाका होते ही वहां मौजूद ट्रकों के परखचे उड़ गए और उनके छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ने के बाद छिटक कर इधर उधर जा गिरे। यूक्रेन के हमले के बाद रूस के उस सैन्य ठिकाने में आग लग गई और वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ भारी मात्रा में धुआं भी उठता दिखाई दिया। वहीं जंग के 19वें दिन मारियोपोल शहर में यूक्रेन और रूस के बीच फिर भीषण जंग हुई। इस लड़ाई में यूक्रेन की सेना ने रूस के कई टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया, जिसके कुछ वीडियो भी उसकी ओर से जारी किए गए। इनमें एक वीडियो में यूक्रेन की फौज हवाई हमलों के जरिए रूस के टैंकों को एक के बाद एक निशाना बनाती नजर आई। बताया गया कि रूस के ये टैंक वहां के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही यूक्रेन की सेना दुश्मन के टैंकों पर कहर बनकर टूट पड़ी और कुछ ही पलों में उन्हें ढेर कर दिया। जलते हुए टैंकों और उनसे निकला हुआ धुआं पूरे इलाके में फैल गया। इसी तरह मारियोपोल के ही एक दूसरे इलाके में भी रूसी सेना के काफिले में शामिल कई टैंक यूक्रेन ने अपने ड्रोन हमले में नष्ट कर दिए। ये हमले इतने सटीक थे कि वहां की एक सड़क पर रूस के कुछ टैंक आग के शोलों में घिरे दिखे, जबकि कुछ हमले से कबाड़ में तब्दील हो गए। खबर है कि इन हमलों में रूस के कुछ सैनिक भी मारे गए। उधर यूक्रेन ने इस जंग में रूसी सेना के कई उपकरणों और हथियारों को नष्ट करने का दावा किया। यूक्रेन की सेना ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें जंग में तबाह हो चुके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के टुकड़े जमीन पर बिखरे दिखे। इसके अलावा वहां बड़ी मात्रा में कबाड़ बन चुके हथियार भी नजर आए। यूक्रेन में जारी जंग की वजह से काफी दूर तक ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। असल में तबाही का ये वीडियो यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसे उसके एक जवान ने बनाया। इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि पुतिन की आर्मी को इस जंग में कितना ज्यादा नुकसान हुआ। यही नहीं, दोनों देशों में जारी जंग के बीच रूस की सेना के एक ट्रक को भी यूक्रेन के सैनिकों ने आग के हवाले कर दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क के किनारे खड़ा एक ट्रक आग के गोले की तरह नजर आया। आग इतनी भयंकर थी कि उसके टायर पिघलकर वहीं जम से गए। साथ ही उससे निकलता काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया, जिसके बाद वहां पहुंचे रूसी सैनिकों ने उसे बुझाया, लेकिन तब तक वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। इसके अलावा वहां मौजूद एक और ट्रक को यूक्रेन के जवानों ने निशाने पर लिया, जिसमें भारी मात्रा में गोला बारूद दिखाई दिया। हालांकि इसमें उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया और सारे हथियारों को बचा लिया गया। उधर रूस की सेना को रोकने के लिए आम लोगों ने भी मोर्चेबंदी तेज कर दी। पुतिन के जवानों को घेरने के लिए इन लोगों ने जाल बनाने का बड़ा अभियान चला दिया। और इसी की एक तस्वीर ओडेसा इलाके से सामने आई, जहां कुछ लोग जाल में कपड़ों की कतरन बांधते दिखाई दिए।
ताकि ये जाल लड़ाई के दौरान यूक्रेन के जवानों के काम आ सके और ये जवान उसमें अपने हथियार भी छिपा सकें। Not to achieve something, but stop this country from something. यही नहीं, इन लोगों ने बोतलों में पेट्रोल बम भी तैयार कर लिए, जिससे ये बोतलें अपने दुश्मनों की ओर आग लगाकर फेंकने पर बम की तरह फट जाएंगी। जाल और पेट्रोल बम के अलावा कुछ लोगों ने और भी तरीकों से अपनी सेना को बचाने की कोशिश तेज कर दी, जिसके लिए यूक्रेन के ये लोग ओडेसा में समंदर किनारे जुटे। इसके बाद उन्होंने रेत इकट्ठा कर बोरियों में भर दी। फिर ये बोरियां क्रेन की मदद से एक ट्रक में डाल दी गईं। दावा है कि ये रेत की बोरियां यूक्रेन की सेना को रूस की गोलाबारी से बचाने में मददगार साबित होंगी। To protect our military from the attack of the Russian Federation. समंदर किनारे रेत इकट्ठा करने के इस काम में पुरुष ही नहीं बल्कि कई महिलाएं भी शामिल रहीं। इस बीच यूक्रेन की सेना ने राजधानी कीव के पास इरपिन में घायलों की मदद तेज कर दी। इरपिन में रूस के हमले के बाद से काफी लोग अपने मकानों को छोड़कर जा चुके हैं, मगर कई घायल अब भी वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें सेना के जवानों ने सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का जिम्मा उठाया। यूक्रेन के ये सैनिक रूसी गोलाबारी की परवाह किए बिना घायलों को वहां से निकालते दिखे। इसके लिए उन्होंने अपने घायल साथियों और आम लोगों को स्ट्रेचर पर उठा लिया। फिर वो जोखिम भरे रास्तों पर आगे बढ़ते दिखे। इरपिन पर रूसी सेना के हमलों से शहर को जोड़ने वाली कई सड़कें और पुल पहले ही तबाह हो चुके हैं। इसकी वजह से वहां घायलों के अलावा सबसे ज्यादा मुश्किल बुजुर्गों को आई, क्योंकि उनके लिए बिना सहारे के एक कदम भी चलना कड़ी चुनौती साबित हुआ। ऐसे में जवानों ने इन बुजुर्गों को भी सुरक्षित जगह पहुंचाने में मदद की। वहीं यूक्रेन पर जारी रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों से मिलने अस्पताल पहुंचे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वहां युद्ध में घायल हुए सेना के जवानों से मिलकर उनका हाल जाना, जिसके लिए वो सेना के कुछ अधिकारियों के साथ एक आर्मी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जंग में घायल हुए सैनिकों के साथ बात कर उनका हौसला बढ़ाया। Ви молодці, заради вас і на ваших плечах все це. इस दौरान कुछ सैनिक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ सेल्फी लेते भी नजर आए। उन्होंने सैनिकों की हिम्मत के लिए शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया। साथ ही उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों से उनकी सेहत के बारे में पूरी जानकारी ली। उधर यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के एक पायलट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दावा है कि उसने अपनी ही सरकार को इस युद्ध का गुनहगार बता दिया। इस पायलट ने ये बातें तुर्की में उड़ान के दौरान यात्रियों से कही, जिसका एक वीडियो ऑस्ट्रिया में यूक्रेन के राजदूत ने जारी किया। इसमें रूस की एयरलाइंस पबीदा का ये पायलट यात्रियों को उड़ान से जुड़ा जरूरी संदेश देता दिखा। हवाई सुरक्षा से जुड़े नियम बताने के बाद उसने यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। दावा है कि इस दौरान पायलट ने यूक्रेन पर किए गए हमले पर सवाल उठाए और इसके लिए अपनी ही पुतिन सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन के राजदूत ने दावा किया कि पायलट ने यात्रियों से कहा कि यूक्रेन में युद्ध करना अपराध है। is crime. We should not continue this war. We must stop it immediately. We don't need this bloodshed. Thank you for attention. इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस पायलट की तारीफ की तो कई ने आलोचना भी की। वहीं रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कई शहरों में लोगों ने हल्ला बोल दिया। यूक्रेन पर जारी हमलों को रोकने की मांग पर वहां पिछले कई दिन से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भी कुछ लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए, जिन्हें वहां की पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा। सामने आई एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले एक प्रदर्शनकारी को पकड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। हालांकि उसने भी हिम्मत नहीं हारी और खुद को छुड़ाने के लिए उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन जब पुलिस वालों ने उसके हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया तब उसने हार मान ली। इसके बाद उसे गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया गया। इसी तरह उस इलाके से कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। इस दौरान जो लोग आसानी से नहीं गए उन्हें जबरदस्ती उठाकर पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। सेंट पीटर्सबर्ग की ही तरह रूस की राजधानी मॉस्को में भी पुलिस एक्शन में दिखी। वहां भी पुतिन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा। खबर है कि जंग के खिलाफ रूस के 23 शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, जिनमें 250 से ज्यादा लोगों को वहां की पुलिस पकड़कर थाने ले गई। इस बीच यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड ने नाटो को चेताया कि अगर रूस ने यूक्रेन पर केमिकल हथियारों से हमला किया तो फिर नाटो को भी इस जंग में कूदना पड़ेगा। पोलैंड खुद नाटो का सदस्य है और नाटो साफ कर चुका है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े इस युद्ध में नहीं उतरेगा। लेकिन पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेई दुदा ने दो टूक कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर केमिकल हथियार चला दिए तो नाटो को अपनी पूरी की पूरी रणनीति ही बदलनी पड़ेगी, क्योंकि फिर यूरोप के साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा खड़ा हो जाएगा। पोलैंड के राष्ट्रपति के बयान को तब और दम मिल गया जब यूक्रेन ने 2 तस्वीरें जारी करके ये साबित करने की कोशिश की कि रूस वाकई यूक्रेन पर केमिकल हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। इन तस्वीरों में एक शख्स का आईडी कार्ड था, जिसके जरिए यूक्रेन ने दावा किया कि वो रूस के उस केमिकल एक्सपर्ट का था जो कि रूस की सेना में फौजी था
और यूक्रेन की सेना ने 4 दिन पहले उसे पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में मार गिराया था। वैसे 2 दिन पहले यूक्रेन के एक सीनियर पुलिस अफसर ने भी दावा किया था कि रूस ने यूक्रेन के पूर्व में बसे लुहांस्क इलाके में फास्फोरस बम से हमला किया है। लुहांस्क और डोनेस्क वो इलाके हैं जहां 2014 से रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों ने यूक्रेन की सरकार से जंग छेड़ी हुई थी और यूक्रेन पर धावा बोलने से पहले पुतिन ने भी उन्हें आजाद देश घोषित कर दिया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि जंग के मैदान में फास्फोरस बॉम्ब चलाने पर पूरी तरह मनाही है। उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे खुली जगहों पर फौज अपने कवर यानी अपनी ढाल के तौर पर फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल करती है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में फास्फोरस बॉम्ब के आबादी वाले इलाके में इस्तेमाल पर सीधा सीधा बैन, क्योंकि वो बेहद घातक होता है। फास्फोरस बॉम्ब असल में ऐसे गोले होते हैं जिनमें सफेद फास्फोरस केमिकल का इस्तेमाल होता है। जब ये फटता है तो ऐसा लगता है जैसे पटाखा हो, लेकिन वो होता है खतरनाक हथियार। होता क्या है कि जब फास्फोरस बॉम्ब में धमाका होता है तो केमिकल उससे निकलकर हवा में रिएक्ट करता है और घना सफेद धुआं पैदा होता है, जो कि इतना खतरनाक होता है कि इंसान की चमड़ी गला भी सकता है। उधर रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच कुछ रूसी जवान यूक्रेन की एक दुकान में लूटपाट करते नजर आए, जिसका वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना की वर्दी पहने जवान एक दुकान में जाकर सामान इकट्ठा करते दिखाई दिए। 2 जवानों में एक ने खाने के पैकेट जुटाए तो दूसरा एक अलग कमरे में घुसता दिखा, जहां उसने सीसीटीवी कैमरे पर नजर पड़ते ही उसे तोड़ दिया। साथ ही उसने वहां से कुछ पैसे भी लूटे। इसके बाद वो लोग सारा सामान उठाकर एक टैंक में रखते नजर आए, जिसमें Z साइन बना हुआ था। इसी से उनके रूसी सेना में होने का अंदाजा लगाया गया। वहीं यूक्रेन के ब्रोवरे में खाने के सामान से भरे एक गोदाम में कुछ दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे दिखाई दिए। वहां एक दिन पहले रूस ने मिसाइलों की बारिश की थी, जिसकी वजह से गोदाम जलकर राख हो गया। साथ ही इस हमले में सैकड़ों किलो राशन के बर्बाद होने की आशंका जताई गई। गोदाम में लगी आग को बुझाने में दमकल के लोगों को पूरा दिन लग गया। हालांकि इस कोशिश के बावजूद वहां कुछ बाकी नहीं बचा। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आई। वहां मौजूद सभी चीजें जलकर राख में तब्दील हो गईं। मिसाइल हमले की मार झेलने वाले वेयरहाउस की आग को तो बुझा लिया गया, लेकिन उससे निकलते धुएं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। उधर यूक्रेन में जारी जंग के बीच राजधानी कीव में एक महिला ने अपना घर छोड़ने से पहले पियानो बजाया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें हमले से तहस नहस हुआ उसका घर देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपना आशियाना छोड़ने पर क्यों मजबूर हुई होगी। लेकिन उससे पहले उसने आखिरी बार पियानो बजाकर खुद को इसके लिए तैयार किया। रूस के हमले के बाद उसके घर की हालत रहने लायक नहीं दिखी। अंदर सब कुछ टूटा फूटा और तितर बितर नजर आया। पियानो बजाने से पहले भी उसने पियानो पर जमी मिट्टी और उस पर गिरे मलबे को हटाया। घर की अलमारी, पलंग, दरवाजे, चकनाचूर खिड़कियों और वहां मौजूद हर चीज ने यह बयां कर दिया कि उन लोगों ने हमले के दौरान अपनी जान भी कैसे बचाई होगी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है चीन से। वहां एक बार फिर कोरोना वायरस का विस्फोट हो गया है। विस्फोट भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि चीन में हुआ अब तक का सबसे बड़ा और भयानक कोरोना विस्फोट है। ऐसी कोरोना लहर जैसी चीन ने 2 साल पहले महामारी फैलने के बाद से अब तक नहीं देखी थी। 2 दिन पहले चीन में कोरोना के 3100 से ज्यादा मरीज सामने आए। इस आंकड़े ने वहां रिकॉर्ड बना दिया है। चीन के हाथ पांव फूले हुए हैं। ये वहां एक दिन में सामने आए कोरोना मरीजों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मतलब कोरोना को भूलकर पूरी दुनिया का ध्यान उधर यूक्रेन में गिर रहे बमों पर है। इधर हमारे पड़ोस में कोरोना का ऐसा बम फट गया है कि चीन से संभाले नहीं संभल रहा। शंघाई से लेकर राजधानी बीजिंग तक में हड़कंप मचा हुआ है। कई शहरों में फिर लॉकडाउन लौट आया है। पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण चीन को कोरोना जकड़ने लगा है। मतलब चीन की जीरो कोविड पॉलिसी फेल हो गई है, बल्कि उसे अब अपनी उस नीति में ही बदलाव करना पड़ रहा है। 2 शहरों के मेयरों में पर भी गाज गिरी है। चीन की सरकार ने उन्हें उनके पद से हटा दिया है। आनंद तिवारी इस पर और जानकारी दे रहे हैं। आनंद, क्या पता चल रहा है? फिर कोरोना? जी किशोर, चीन सहित दुनिया के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना की लहर ने मुसीबत खड़ी कर दी है। चीन में ही कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा दिया गया है और करोड़ों लोग जो हैं वो अपने घरों में लॉकडाउन में रहने को मजबूर हैं। चीन के कई स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। रविवार को चीन में एक दिन में कोरोना के 3300 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 2 साल में सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो लगातार कोरोना की एक बार फिर से जो लहर है वो चीन में देखने को मिल रही है और जिससे पूरे देश में हाहाकार मच गया है। मतलब चीन में कोरोना मरीजों की सुनामी आ गई है। वहां कोरोना ने ऐसे सिर उठाया है कि चीन में अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक कोरोना लहर आधम की है। ऐसी लहर जैसी चीन ने अब तक देखी ही नहीं।
2 साल में चीन की सबसे भयानक कोरोना लहर। हुआ यह है कि 2 दिन पहले चीन में कोरोना के 3122 मरीज सामने आए। यह आंकड़ा सुनने में भले ही आपको मामूली लगे, लेकिन चीन की तो हालत खराब हो गई है। एक दिन में 3000 मरीज वो लक्ष्मण रेखा है जो चीन में कोरोना अब तक लांघ नहीं पाया था। 2019 के आखिर में जब चीन में कोरोना का कहर टूटा था, जब 2020 की जनवरी में चीन में ये कोरोना की वजह से दुनिया का पहला लॉकडाउन लगा, तब से लेकर आज तक चीन में एक दिन में कभी भी कोरोना के मामले 3000 के पार नहीं हुए थे। लेकिन अब वो रिकॉर्ड टूट गया है। और तो और ये वो मरीज हैं जो चीन के ही रहने वाले हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि चीन में बाहर से आए लोगों की वजह से वहां कोरोना फैल रहा है। चीन के लिए इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि वहां कोरोना के फैलने की स्पीड, क्योंकि इससे ठीक पहले लगातार 2 दिन तक चीन में कोरोना के मामले 1000 से ऊपर चल रहे थे, लेकिन तीसरे दिन कोरोना मरीजों में 3 गुना का उछाल आ गया। ये नए मरीज चीन के 16 प्रांतों में सामने आए हैं, जिनमें उसकी राजधानी बीजिंग, उसके पड़ोस में थिएनचिन, पूर्व में शंघाई और चोंगचिन जैसी मेगा सिटीज शामिल हैं। चीन ही वो जगह है जहां 2019 के आखिर में कोरोना वायरस पैदा हुआ और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन जहां बाकी दुनिया के कोरोना से निपटने में पसीने छूट गए, चीन में महामारी काबू में रही। पूरी दुनिया में कोरोना के अब तक 45 करोड़ से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन चीन में इस कहर का 1% असर भी नहीं हुआ। वहां महज 1,17,000 के करीब लोग कोरोना की गिरफ्त में आए। वहीं पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से 60 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मगर चीन में महामारी 4,500 से ज्यादा लोगों का काल साबित हुई। मगर अब चीन के होश उड़े हुए हैं। अब चीन पर कोरोना ने ऐसा धावा बोला है कि पानी उसके सिर से ऊपर जाता दिख रहा है। सबसे बुरा हाल उत्तर पूर्वी चीन के जिलिन प्रांत का है। वहां इस महीने सामने आए कोरोना मरीजों की संख्या 3,500 के पार पहुंच चुकी है। प्रांत की राजधानी शंगशुआन में 5 गुना से भी तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि 2 दिन पहले वहां लॉकडाउन लगा दिया गया। अब वहां के 90 लाख लोग अपने घरों की चारदीवारी में कैद हैं। स्कूल बंद हैं, दुकानें बंद हैं, जरूरी सामान खरीदने के लिए बस सुपरमार्केट और फार्मेसी ही खुली है। एक परिवार के सिर्फ एक ही सदस्य को घर से बाहर निकलने की इजाजत मिल रही है, वो भी तब जब खाने पीने का सामान या बहुत जरूरत की कुछ दूसरी चीजें खरीदनी और रोजाना भी बाहर नहीं जा सकते। हर 2 दिन में ही घर से निकलने की इजाजत है। भारी बर्फबारी के बीच भी लोग कोरोना टेस्ट के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। इसलिए चांगशुआन शहर में एक एग्जीबिशन सेंटर को 1500 बेड वाले कोविड अस्पताल में बदलने का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन हालात बस चीन के उत्तर पूर्व में नहीं बिगड़े हैं। चीन के दक्षिण में उसके टेक्नोलॉजी हब शेनचेन शहर में भी लोगों से घर पर रहने को कह दिया गया है। शेनचेन शहर फरवरी के आखिर से ही ओमिक्रॉन वेरिएंट की मार झेल रहा है, लेकिन अब वहां बस और मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। लोगों को अपने घरों से ही दफ्तर का काम करने को कहा गया। लोग फालतू में घरों से ना निकले, इसलिए सिनेमा हॉल जैसी जगह भी बंद कर दी गई। इतना ही नहीं, वहां के प्रशासन ने फैसला लिया है कि शहर में रहने वाले एक शख्स का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। चीन के पूर्व में भी वायरस ने सरकार के हाथ पांव फुला दिए हैं। उसकी अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाले ग्लोबल फाइनेंशियल हब शंघाई में भी कोरोना ने कहर बरपाया हुआ है। शंघाई के कई इलाकों में आंशिक लॉकडाउन लगा है। मास टेस्टिंग हो रही है। शहर से जाने और शहर में आने वाले हर शख्स को बीते 48 घंटे की नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखानी जरूरी कर दी गई है। लोग घरों से बाहर न निकलें, इसलिए 150 से ज्यादा पार्क बंद कर दिए गए हैं। शहर के अंदर चलने वाली बस सेवा भी सस्पेंड कर दी गई है। और तो और कोरोना का खौफ ऐसा है कि शंघाई में बाहर से आ रहे पार्सलों को भी डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। इस महीने की शुरुआत में ही चीन के डाक विभाग ने कहा था कि शंघाई में आने वाले हर पार्सल का कोरोना टेस्ट किया जाएगा, ताकि उसकी सतह पर मौजूद वायरस से भी लोगों के बीमार होने का खतरा न रहे। चीन के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहे कोरोना के आतंक ने राजधानी बीजिंग तक में प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं। वहां निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि बीजिंग पहुंचने वाला कोई भी शख्स 1 हफ्ते तक वहां लोगों के साथ न तो उठेगा बैठेगा, न ही किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। इधर 4 राज्यों में जीत के बाद प्रधानमंत्री जब लोकसभा में पहुंचे तो मोदी मोदी के नारे लगे। 10 मार्च को आए नतीजों में बीजेपी ने यूपी समेत 4 राज्यों की सत्ता में वापसी की, जिसकी एक बड़ी वजह मानी गई मोदी मैजिक। ये जादू बीजेपी सांसदों के सर चढ़कर भी बोला और जैसे ही प्रधानमंत्री लोकसभा पहुंचे, पूरा सदन मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। पीएम जैसे ही सदन में घुसे, गृह मंत्री समेत पार्टी के सभी लोग खड़े हो गए। उन्होंने मेज थपथपाई और प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भी उनका हाथ जोड़कर अभिवादन किया।
लोकसभा में काफी देर तक यूं ही नारे सुनाई देते रहे, जिसकी वजह से स्पीकर भी मुस्कुराते हुए चुप हो गए। संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज शुरू हो चुका है, जिससे कुछ दिन पहले ही 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आए। वहीं 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत मिले। एक दिन पहले पार्टी की कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसके बाद खबरें आई कि पार्टी में बड़े पदों पर बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। इसके अलावा उन्होंने प्रियंका और राहुल के भी सभी पदों को छोड़ने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन पार्टी नेताओं ने उनसे अपील की कि नए अध्यक्ष के चुनाव तक वो ये जिम्मेदारी संभालें। खबर है कि पार्टी अप्रैल में एक चिंतन शिविर भी करने वाली है, जिसमें कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के नाम पर चर्चा होगी। हालांकि पहले खबर आई थी इस पद के लिए राहुल का नाम करीब करीब तय है। राहुल खुद भी ये जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं, लेकिन अब खबर है कि कार्य समिति की बैठक में गांधी परिवार के नेतृत्व में कुछ नेताओं ने दबी जमा से उंगली उठाई। सूत्र बता रहे हैं कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में सबसे ज्यादा जिस राज्य पर माथापच्ची हुई वो था पंजाब, क्योंकि वहां कांग्रेस अपनी सत्ता नहीं बचा पाई, जिस पर अलग अलग नेताओं की राय अलग थी। कई नेताओं ने तो इसके लिए सिद्धू को जिम्मेदार ठहरा दिया, जबकि पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता सुनील जाखड़ ने हार का ठीकरा चरणजीत सिंह चन्नी पर फोड़ दिया। राजनीति में आप करप्शन की लड़ाई करने चले हो, एक ईमानदार चेहरा चाहिए था। और गरीब के घर में 10 करोड़ रुपया नकद मिलता है, 25 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में, जिसका वो बता नहीं पा रहे उसके भांजाश्री। बड़ी खबर हिजाब विवाद पर। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले में सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। इस वजह से इन स्कूलों या कॉलेजों में होने वाली परीक्षाएं भी टल गई हैं। वहीं बेंगलुरु में 21 मार्च तक के लिए किसी भी तरह की सभा, आंदोलन और विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। माना जा रहा है कि एक हफ्ते के लिए बेंगलुरु में पाबंदी इसी वजह से लगाई गई है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने के मुद्दे पर सुबह कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। विक्रांत यादव और जानकारी दे रहे हैं इस पर। विक्रांत, अब क्या होगा इस पे? देखिए, इस मामले में किशोर 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक एक सप्ताह के लिए बेंगलुरु में किसी भी तरह का सार्वजनिक प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। कल सुबह इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच इस मामले में फैसला देगी। और इस मामले में जो मुस्लिम संगठन थे उन्होंने खास तौर पर ये कहा था कि हिजाब जो है वो मुस्लिम जो उनके रिलीजन के नियम है उसके मुताबिक उनके लिए बेहद जरूरी है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरह का अंतरिम राहत नहीं दिया था और ये कहा था कि स्कूल ड्रेस के नियमों को आपको पालन करना पड़ेगा। कल इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आएगा और निश्चित तौर पर इस फैसले का पूरे देश में असर भी होगा। शुक्रिया विक्रांत आपका। उधर कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म दिखाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर सियासी हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने कभी भी कश्मीरी पंडितों का दर्द देश के सामने नहीं आने दिया। ऐसे 5 राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री किया जा चुका है, जहां बीजेपी की सरकारें, जबकि कांग्रेस की सरकारों वाले राजस्थान और महाराष्ट्र में फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग तेज हो रही है। राजस्थान में तो खुद कांग्रेस विधायक ने ही अपनी सरकार से फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर दी। मेरी मांग है कि राज्य सरकार को तुरंत टैक्स फ्री करना चाहिए ताकि आम लोग आम ब्राह्मण का दर्द देखें। जिसके बाद राजस्थान सरकार के मंत्री ऐसे फंसे कि न तो मांग ठुकराने की हिम्मत जुटा पाए और न ही फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर पाए। कोई अच्छी मूवी है उसको टैक्स फ्री करने में कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने पैडमैन, आपको पता है, फ्री ऑफ कॉस्ट महिलाओं को दिखाई है। जयपुर के एक मॉल में फिल्म देखने के बाद जब लोग थिएटर से निकले तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए देखे गए। 1990 में कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं के पलायन और उन पर हुए जुल्म को इस फिल्म में दिखाया गया है, जिसके बाद पूरे देश में बीजेपी के नेताओं ने लोगों से फिल्म को जरूर देखने की अपील की। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों से जुड़े मसलों पर भी नए सिरे से बहस छिड़ गई, क्योंकि देश भर में लोग फिल्म देखने के बाद आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा निकालने लगे। अयोध्या में तो बड़ी संख्या में साधु संत भी फिल्म देखने पहुंचे, जिन्होंने फिल्म देखने के बाद थिएटर में ही नारेबाजी शुरू कर दी। कश्मीर से निकाले गए पंडित परिवार भी फिल्म देखने पहुंच रहे हैं, जो फिल्म की खूब तारीफ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सच में ये मूवी शायद हमारी व्यथा की कहानी सबको सुनाती है। वो इतना खौफनाक डर था कि हम कह नहीं सकते। फिल्म में अनुपम खेर भी अहम भूमिका में हैं, जिन्हें लगता है कि उनके लिए ये महज फिल्म नहीं है। मेरे लिए ये फिल्म नहीं है, मेरे लिए ये वो ख्वाब है जो जिंदगी में इतने सालों से भरा नहीं और शायद भरेगा भी नहीं। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी से कश्मीरी पंडितों को दोबारा बसाने का प्लान भी पूछना शुरू कर दिया। प्रश्न ये पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को, भैया कश्मीरी पंडितों को आप कब वापस भेजोगे? फिल्म पर पूरे देश में माहौल गर्म हो गया। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और कश्मीरी पंडितों के समर्थन में नारेबाजी करते दिखे।
दूसरी तरफ देश भर में अब इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग तेज होने लगी है। अब तक जिन राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है उनमें पहला है कर्नाटक, जहां बीजेपी की सरकार है। दूसरा राज्य है गुजरात, जहां भी बीजेपी की सरकार है। तीसरा मध्य प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की है। चौथा है हरियाणा, जहां बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी की सरकार है। जबकि पांचवा राज्य है गोवा, जहां बीजेपी की सरकार है और वहां के सीएम प्रमोद सावंत ने फिल्म देखने के बाद इसे टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता राम कदम ने मांग उठाई है कि राज्य सरकार फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान करे। बीजेपी और जेडीयू की सरकार वाले बिहार में इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा में फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग उठाई गई। जबकि ऐसी ही मांग कांग्रेस के शासन वाले राजस्थान में भी उठ रही। वहीं मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू करने की मांग पर बीजेपी नेता उमा भारती सड़क पर उतर आई। एक दिन पहले वो भोपाल के एक इलाके में पहुंची थीं, जहां से उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत उमा भारती शराब की एक दुकान में पहुंच गईं, जहां उन्होंने पत्थर फेंककर शराब की बोतलें फोड़ दी। उमा भारती के ऐसा करते ही वहां मौजूद उनके समर्थकों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके साथ ही उमा भारती ने राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक चिट्ठी लिखी, जिसके जरिए उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर पहल करने की मांग की। जितने भी विहित, वर्जित और निषिद्ध स्थान उन सबसे शराब की दुकानें हटा देनी चाहिए। इससे पहले भी उमा भारती कई बार मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने शराब के खिलाफ अपना विरोध जताया, उससे कांग्रेस को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। और इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार को घेर लिया। उमा भारती जी ने एक पत्थर जो फेंका है वो शिवराज एक शराब की दुकान पे नहीं फेंका है, शिवराज जी की नीतियों पे फेंका है। हालांकि राज्य सरकार ने इसी साल जनवरी में नई शराब नीति का ऐलान करते हुए शराब सस्ती कर दी थी। उधर भारतीय क्रिकेट को नई सनसनी मिली है। 17 साल के क्रिकेटर कुमार कुशाग्र ने रणजी ट्रॉफी के एक मैच में सबको चौंका दिया। झारखंड और नागालैंड के बीच ये मैच ईडन गार्डन में खेला जा रहा है, जिसमें पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए कुमार कुशाग्र ने 266 रन बना दिए। ये 266 रन उन्होंने केवल 269 गेंदों पर बनाए। झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत झारखंड ने पहली पारी में 880 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। 266 रनों की पारी खेलने वाले कुशाग्र ने इस दौरान पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद का दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह रिकॉर्ड है सबसे कम उम्र में 250 रनों से ज्यादा बड़ा स्कोर बनाने का। 47 साल से यह रिकॉर्ड जावेद मियांदाद के नाम था, जिन्होंने 1975 में कराची किंग्स की तरफ से खेलते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। उस वक्त उनकी उम्र 17 साल और 311 दिन थी, लेकिन कुमार कुशाग्र ने यह रिकॉर्ड 17 साल 141 दिनों में ही अपने नाम कर लिया और 47 साल पुराना जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत में अब तक यह रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम था, जिन्होंने 18 साल 111 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया था। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बदमाश ने टीएमसी पार्षद के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। बीच सड़क अंजाम दी गई हत्या की यह घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें स्कूटर पर बैठे टीएमसी पार्षद अनुपम दत्ता के सिर में एक बदमाश गोली मारता दिखा। हत्या किए जाने से पहले वो सड़क किनारे मौजूद एक दुकान में खरीदारी करते दिखे। उनके साथ दुकान पर कुछ और लोग भी मौजूद थे, जो थोड़ी देर बात करने के बाद वहां से चले गए। इसके बाद टीएमसी पार्षद अपने एक रिश्तेदार के साथ जैसे ही स्कूटर पर बैठे, पीछे से घात लगाए बदमाश ने पिस्तौल से उनके सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर गए। फौरन घायल हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इसके बाद तो वहां हड़कंप मच गया। घर वालों पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। इस बीच अस्पताल में टीएमसी समर्थकों का जमावड़ा लग गया। थोड़ी देर बाद घटना वाली जगह पर पुलिस की एक टीम पहुंचकर जांच में जुट गई और फिर बदमाश को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया। उधर टीएमसी नेता की हत्या से गुस्साए लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और विरोध जताने के लिए इलाके के लोगों ने सड़क पर उतरकर जैम लगा दिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे टीएमसी नेता निर्मल घोष ने इस हत्याकांड के पीछे बड़ी राजनीतिक साजिश का शक जताया। এটা বিরাট বড় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। একটা ইয়াং তরতাজা ছেলে এই মাত্র জিতেছে নির্বাচনে। तो वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और कानून व्यवस्था पर राज्य की ममता सरकार को घेर लिया। कोई जनप्रतिनिधि को अगर ऐसे ब्लैंक पॉइंट से अगर मारा जाता है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी इन चीजों का संज्ञान लेना चाहिए। सरेआम टीएमसी पार्षद की हत्या से पूरे इलाके में तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया
ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। उधर यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया है। रूस ने दावा किया है कि डोनेस्क में यूक्रेन के हमले में 23 लोग मारे गए। डोनेस्क वही इलाका है जिसे युद्ध शुरू होने से पहले रूस ने स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या आरोप है रूस का? किशोर, रूस का आरोप है कि मिसाइल हमले में यूक्रेन की तरफ से ये मौतें हुई हैं। 23 लोगों की मौत हुई है, 23 लोगों में सिविलियन हैं, बच्चे हैं। और ये आरोप लगाया है रूस ने यूक्रेन पर कि युद्ध अपराध है और उनकी कमेटी की तरफ से इसकी पूरी जांच की जा रही है। और यूक्रेन पर यह आरोप लगाया गया है रूस की तरफ से कि उस इलाके में किसी तरह की लड़ाई नहीं हो रही थी, अभी वहां रिहायशी इलाके में मिसाइल से हमला किया गया है। शुक्रिया नीरज आपका। इस बीच यूक्रेन के साथ चल रही जंग की वजह से छुट्टी मनाने थाईलैंड गए रूस के हजारों पर्यटक वहां फंस गए। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन पर हमला करने के बाद अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए, जिसके बाद अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों ने भी रूस में अपनी सेवाएं बंद कर दी। इनमें वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड भी शामिल हैं। यही नहीं, इन कार्ड के भरोसे छुट्टी मनाने थाईलैंड पहुंचे रूस के 5000 से ज्यादा सैलानी वहां फंस गए। और तो और यूक्रेन पर हमले के विरोध में कई देशों ने रूस के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। यही नहीं, विमान सेवा देने वाली रूस की कंपनी एयरोफ्लोट ने भी अपनी सेवाओं पर रोक लगा दी, जिससे रूस के पर्यटकों की परेशानियां और बढ़ गई। हालांकि थाईलैंड ने रूस के लिए अपनी एयर स्पेस बंद नहीं किए, न ही वहां से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया है। उधर बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्पीकर विजय कुमार सिन्हा पर भड़क गए। असल में बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने लखीसराय में हत्या के कुछ मामलों में गिरफ्तारी न होने पर सरकार से सवाल पूछा, जिस पर सरकार की ओर से जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया गया। लेकिन बार बार सदन में यह मामला उठाने पर नीतीश कुमार नाराज हो गए, क्योंकि संजय सरावगी के बाद बीजेपी के एक और विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कार्रवाई न होने पर सवाल पूछा, जिस पर सरकार की ओर से बताया गया कि ऐसे मामलों में कार्रवाई चल रही है। तभी स्पीकर विजय कुमार सिन्हा की ओर से यह भरोसा दिया गया कि इस मामले में सरकार 2 दिन बाद सदन में फिर जवाब देगी। इसी बीच मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए और उन्होंने स्पीकर के इस बयान को नियमों के खिलाफ बताया। साथ ही उन्होंने बार बार लखीसराय के मुद्दे को सदन में उठाने पर भी नाराजगी जताई। पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में। मुख्यमंत्री की यह नाराजगी यही नहीं थमी और उन्होंने संविधान का हवाला देकर विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले में दखल नहीं देने के लिए कहा। हाउस को अधिकार है, आप हमको जरा बताइए तो। माननीय कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। हुई है। नीतीश कुमार के इस सख्त रुख को देखते ही स्पीकर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने 2 टूक सदन में साफ कर दिया कि उन्हें स्पीकर का यह रवैया बिल्कुल भी मंजूर नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री की पूरी बात सुनने के बाद स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी और आरोप लगाया कि हत्या के मामलों की जांच में लखीसराय की पुलिस खानापूर्ति कर रही। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से बीजेपी के विधायक हैं और पिछले महीने वहां सरस्वती पूजा के दिन पुलिस पर उनसे बदसलूकी का आरोप लगा, जिसके बाद ये मामला भी सदन में उठा और खुद स्पीकर ने इस घटना को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े किए। इस मामला को सरकार क्यों गंभीरता से नहीं ली? वही घटना में, जिस घटना में सरस्वती पूजा का मामला में कि निर्दोष को ला करके खानापूर्ति पुलिस कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ किया कि उनकी मंशा बिल्कुल भी नियमों के खिलाफ सदन को चलाने की नहीं है। जैसा आप कहें, जैसे कहें सदन चलाना, उसी तरह से सदन चलेगी। विधानसभा के इसी सत्र में लखीसराय में कानून व्यवस्था और स्पीकर से बदसलूकी का मुद्दा पहले भी उठ चुका है, जिसे लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से आ रही है। कश्मीरी गेट इलाके में, दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में एक 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई, जिसके मलबे में वहां काम करने वाले कई लोग दब गए हैं। घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस के जवानों ने आसपास के लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बताया गया कि मलबे में दबे 8 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाद में सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। ये तकरीबन 5:30 बजे ये निकलसन रोड पे कश्मीरी गेट में एक 3 मंजिला बिल्डिंग जो कि अभी निर्माण में चल रही थी, जिसमें कि अभी तक कोई कमरे भी नहीं बने थे, सिर्फ ढांचा था, वो एकदम से क्रैश हो गई और स्लिप हुई है एक तरीके से गली के अंदर। तो वहाँ पर मौके से तकरीबन 20-25 लोग तो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, इन्होंने ही मौके पे ही एकदम बचा लिए। 3 टोटल 8 लोग पुलिस की मदद से वहाँ से हटाए गए हैं, जिसमें से 3 लोग इंजर्ड हैं, 5 सेफ थे। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या पता चल रहा है इसके बारे में? जी किशोर जी, पिछले साल ही ये बिल्डिंग के निर्माण कार्य शुरू हुआ था और जो सरल प्लान है उसके तहत ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, लेकिन 4 मंजिला इमारत थी। जो 6 बजे घटना हुई है, जिसमें 8 मजदूर जो हैं वो रेस्क्यू कराए गए हैं। जो दिल्ली पुलिस का कहना है कि 3 मजदूर हैं
जिनकी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस भी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें कहां पर गलती हुई थी, क्या नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए थे। स्थानीय प्रशासन जो है वो मौके पे है और मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन राहत की बात रही कि किसी की भी मौत की खबर सामने नहीं आई अब तक। शुक्रिया आनंद आपका। वहीं पंजाब के जलंधर में एक अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल को सरेआम गोली मार दी गई। बताया गया कि हमलावरों ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब संदीप एक कबड्डी टूर्नामेंट से लौट रहे थे। तभी घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोलीबारी शुरू होते ही मैदान में मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इस हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें मैदान के बाहर सड़क पर खड़ा एक हमलावर एक के बाद एक कई गोलियां चलाता दिखा। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कबड्डी खिलाड़ी संदीप को खुद को बचाने का मौका भी नहीं मिला और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। वारदात के फौरन बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी। हालांकि इस हत्याकांड के पीछे की वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया। क्लीन एनर्जी में विस्तार की तरफ बढ़ते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक बड़ा सौदा किया। रिलायंस ने बैटरी बनाने वाली एक बड़ी कंपनी की संपत्तियां खरीदने का ऐलान किया है। यह सौदा रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड और लिथियम वेक्स के बीच हुआ है। सौदे में लिथियम वेक्स के पेटेंट वाले सभी प्रोडक्ट, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और कुछ कारोबार से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं, जिन पर इस सौदे के बाद अब रिलायंस का अधिकार होगा। बताया जा रहा है कि सौदे से जुड़ी औपचारिकताएं जून तक पूरी हो जाएंगी। लिथियम वेक्स पिछले 30 साल से बैटरी का कारोबार कर रही है। इसके अलावा कंपनी के पास 219 पेटेंट हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी ने दावा किया कि भारत में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में यह सौदा अहम साबित होगा। टीम इंडिया ने श्रीलंका से टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेले गए दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को 238 रन से शिकस्त दी। इस मैच में श्रेयस अय्यर को दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि ऋषभ पंत मैन ऑफ द सीरीज रहे। मैच में भारत के गेंदबाजों का प्रदर्शन भी शानदार रहा। जसप्रीत बुमराह ने मैच की दोनों पारियों में कुल 8 विकेट लिए, जबकि 6 विकेट रविचंद्रन अश्विन ने लिए। भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की वजह से 3 दिन में ही मैच खत्म हो गया।